अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नुमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम इंटरमीडिएट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे 10 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के और 10 चैप्टर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो 10 चैप्टर हम फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 दैट इज द हीट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 1 दैट इज हीट। आज का लेक्चर हमारा यही होगा कि हम हीट का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हीट की डेफिनेशन क्या है। हीट की डिफरेंट डेफिनेशन है, जिसमें से एक हीट की डेफिनेशन ये है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces the sense of hotness। ये और डेफिनेशन है हीट की, जिसमें हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है that produces the sense of hotness, जो कि हमें गर्माइश का एहसास देती है। किसी भी हम बॉडी को टच करते हैं हमें लगता है कि वो बॉडी गर्म है, यानी इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ हॉटनेस। लेकिन हम हीट के बारे में अगर प्रीवियस थ्योरीज देखें तो सबसे पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट हीट, हीट के बारे में जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को नाम दिया गया कैलोरिक थ्योरी। वो कौन सी थ्योरी है? कैलोरिक थ्योरी। अब ये कैलोरिक थ्योरी पुराने जमाने से मशहूर थी। अप टू द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत तक हीट को क्या माना जाता था? एक वेटलेस फ्लूइड। Heat was considered a weightless fluid called caloric, और उसका नाम रखा गया कैलोरिक। 19th सेंचुरी की शुरुआत तक हीट को माना जाता था कि ये एक वेटलेस फ्लूइड है और उसका नाम क्या रखा गया था? कैलोरिक। और ये कैलोरिक हर बॉडी में, हर मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट है। that existed in every material body। हर बॉडी में वो क्या है? प्रेजेंट है। यानी अगर हमारे सामने कोई हॉट बॉडी है तो उसमें भी कैलोरिक प्रेजेंट है, अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो उसमें भी कैलोरिक प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, इतना डिफरेंस जरूर था कि जो हॉट बॉडीज हैं उसमें कैलोरिक ज्यादा मानी जाती है और जो लेस हॉट यानी कोल्ड बॉडीज हैं उनमें कैलोरिक क्या है? थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये कैलोरिक थ्योरी है। अब हम फर्दर अगर देखें कि ये थ्योरी कहां तक चली, तो इसको चैलेंज किया था एक साइंटिस्ट था काउंट रमफोर्ड। दिस थ्योरी was challenged by Count Rumford। काउंट रमफोर्ड ने क्या किया था? इसको चैलेंज किया था कि यानी ये थ्योरी जो है वो इतनी वैलिड नहीं है, यानी सही नहीं है। अब कैलोरिक थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया था? ही वाज सुपरवाइजिंग ऑफ हिज कंपनी। अपने कुछ कंपनी में वहां पर मजदूर काम कर रहे थे और वो बोरिंग कर रहे थे किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट। दे वर बोरिंग ऑफ अ मेटालिक कैनन। यहां पर मैं लिख लेता हूं कैनन मतलब एक मेटालिक ब्लॉक। उस मेटालिक ब्लॉक को क्या कर रहे थे? बोर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द बोरर। यहां पर मैं ये एक बोरर मैंने बनाया है। दिस इज दी
बोरर। आपने देखी होगी ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन से हम क्या करते हैं, होल निकालते हैं दीवार में। तो इसी तरह से ये एक ड्रिल मशीन है, ये एक ड्रिलर है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट करता हुआ इस मेटलिक में ब्लॉक में जब पास करेगा तो इस मेटल से हमें क्या मिलेंगी, मेटालिक चिप्स। व्हाट विल कम आउट, मेटालिक चिप्स विल कम आउट। मेटालिक चिप्स जो है वो बाहर निकलती हमें नजर आएंगी। अब इन्होंने ये देखा कि जैसे हम इस मेटालिक इस बोरर को हम रोटेट करवा रहे हैं, यानी हम वर्क डन कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बोरर है ये इस मेटल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके बुनियाद पर इस मेटल से क्या निकल रही है, मेटालिक चिप्स निकल रही है। अब उसने ये भी बताया कि अगर टेलर थ्योरी सही होती तो यानी इन मेटलिक चिप्स में जो बाहर निकल रही हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल के, और इस ओरिजिनल मेटल में डिफरेंस होता। ये ओरिजिनल क्या है, दिस इज द ओरिजिनल मेटल। क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं टेलर थ्योरी के मुताबिक कि ये जो बॉडी है ये हॉट बॉडी है और इस हॉट बॉडी में हीट मौजूद है। अगर हीट मौजूद है तो ये मेटलिक चिप्स जब बाहर निकल रहे हैं तो इस बोरर की वजह से उन मेटलिक चिप्स से हीट क्या हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी। तो यानी इन मेटलिक चिप्स में और ओरिजिनल मेटल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। लेकिन इस काउंट-रमफोर्ड ने ये देखा कि देयर वाज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मेटल एंड द मेटलिक चिप्स। ही फाउंड नो एनी डिफरेंस बिटवीन द मेटलिक चिप्स एंड ओरिजिनल मेटलिक ब्लॉक। अब उसने क्या कंक्लूड किया, हम उसके कंक्लूजन पे आएंगे। जिस उस थ्योरी को माना जाता है दैट थ्योरी इज नोन एज डायनामिक थ्योरी और मैकेनिकल थ्योरी। यानी यहां से स्टार्ट होती है मैकेनिकल थ्योरी, या इसको और कहा जाता है डायनामिक थ्योरी। अब इस डायनामिक थ्योरी का क्या मकसद है कि काउंट-रमफोर्ड ने ही कंक्लूडेड दैट he concluded that heat was evolved due to the boring of cannon because of work done against friction। ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हीट इवॉल्व हो रही है लार्ज अमाउंट में, वो किस वजह से, ड्यू टू द बोरिंग ऑफ द कैनन। यानी इस मेटल को जैसे बोर किया जा रहा है तो उस वजह से, उस कांटेक्ट की वजह से ये रोटेटिंग मशीन जो है इस वजह से मेटल चिप्स बाहर आ रहे हैं और हीट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। और उसके अलावा बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी बेसिकली ये जो हीट इवॉल्व हो रही है, ये जो हमें हीट जनरेट होकर यहाँ से मिलती है, ये एक्चुअली किसके बदौलत, जो वर्क डन हो रहा है इस बोरिंग मशीन। अब ये जो आपको पता है ये रोटेट कर रही है, तो ये रोटेटिंग बोरिंग मतलब इट इज द मैकेनिकल एनर्जी। ये इस पे कौन सा वर्क हो रहा है, मैकेनिकल वर्क इसमें हो रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग ऑफ द बोरर। इस वजह से वो हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, यानी हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट जनरेटेड। जो हीट जनरेट हो रही है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इस पे वर्क डन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल वर्क। और हम यहाँ से ये जो इक्वेशन है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हम इसको आगे बढ़ा के एक फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये फार्मूला देखा कि जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है W
इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन रखेंगे J, बाकी ये है E। ठीक है, तो यानी इस फार्मूला में हमें क्या मिलता है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वो किससे डायरेक्ट रिलेशन में है, वर्क डन से। और काउंट फ्रॉम 14 ये भी किया कि उसने ये जो बोरर है ये उसने ब्लंट बोरर दिया, ब्लंट बोरर यानी जो शार्प ना हो, तीखा ना हो। तो उसने जैसे ही इस मेटलिक ऑब्जेक्ट में उससे ये कांटेक्ट में रोटेटिंग बोरर लगाया तो उसने देखा कि अभी और ज्यादा हीट जनरेट हो रही, मतलब वर्क डन जितना ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब इस इक्वेशन में ये आपको पता होना चाहिए W क्या है, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और Q क्या है, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड। याद रखें इस चैप्टर में हम हीट को शो करेंगे कैपिटल Q से, बाकी W क्या है, इट इज द वर्क डन। ओके, और उसके बाद ये जो J है इसको कहते हैं जोल्स कांस्टेंट। ये J क्या है, J इज द जोल्स कांस्टेंट, और इसका और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, याद रखें 4.18 जूल पर केलर, जूल पर केलर, यानी 4.18 जूल मैकेनिकल वर्क करने से इस वर्क से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 केलर। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम बताते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स में क्या होता है कि 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल, या 4.18 को यहां से राउंड ऑफ करें तो हम 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। ओके ओके बेटा, तो हमने हीट की ओल्ड डेफिनेशन यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा, और उसके बाद जो बाद में एक मैकेनिकल थ्योरी है दैट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं हीट की एक और डेफिनेशन है। हीट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ट्रांजिट मींस व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड। हम इसी डेफिनेशन को इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग transferred, that is being transferred from a hot body to a cold body। यानी इस डेफिनेशन में हमें हीट के फ्लो के बारे में पता चलता है, हीट का डायरेक्शन क्या है। तो याद रखें हीट का डायरेक्शन क्या होता है, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे कि अगर हम ले सपोज यहाँ पर एक लेते हैं कप ऑफ टी, या हमारे पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, इसमें चाय प्रेजेंट है और इसमें हमने एक स्पून रखा है, स्पून हमने इसमें डाला है, दिस इज अ स्पून, ठीक है, इट इज अ स्पून, और ये क्या है, इट इज कप ऑफ टी है। अब क्या होगा कि ये जो कप है यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, वो क्या करेगी इस स्पून में, ये जो ठंडा है आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। यानी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस हॉट कप ऑफ टी टुवर्ड्स दिस कोल्ड स्पून। तो जो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होगी दैट इज नोन एज हीट। आहिस्ता आहिस्ता हीट फ्लो करेगी कहां, इस स्पून की तरफ। पहले हमने देखा कि स्पून अगर ठंडा है तो जैसे ही हमने इसको चाय के कप में डाला तो चाय वाली जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करेगी, ट्रांसफर होगी किसमें, इस स्पून।
तो इसकी हम ये डेफिनेशन कहते हैं कि एनर्जी इज हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, और इसके अलावा हीट की एक और डेफिनेशन है। हीट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is measured by total kinetic energy of the molecules of a substance, molecules of a substance। अब ये डेफिनेशन है, it is a form of energy which is measured by total kinetic energy of the molecules of substance। इस डेफिनेशन को हम कैसे देखेंगे, से सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस मौजूद है। क्या मौजूद है, आइडियल गैस मौजूद है। एयर इज आइडियल गैस। अब जब आइडियल गैस की बात आएगी तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए आइडियल गैस एंड रियल गैस। क्या डिफरेंस होता है, एक जो मेन डिफरेंस है आइडियल एंड रियल गैस में कि रियल गैस हमारी एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, यानी इस पूरी यूनिवर्स में रियल गैस मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, दीज आर द रियल गैसेस। और जो आइडियल गैसेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो जस्ट हम सपोज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। यानी आइडियल गैस वो गैस है जिसमें एक असम्पशन ये भी आता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। रिमेंबर दैट आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस की बात हो रही है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक कंटेनर है, कौन सा, जिसमें आइडियल गैस प्रेजेंट है, तो आइडियल गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, दैट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हम नॉर्मली बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रियल गैस है, इस कंटेनर में हमने क्या डाला है, कोई भी रियल गैस डाली। रियल गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसमें जो भी एनर्जी मौजूद है, व्हाटएवर द एनर्जी प्रेजेंट, जो टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी को नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब इट इज द सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि रियल गैस में ये दोनों एनर्जीज होती हैं, लेकिन आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस कह रही है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। इसलिए आइडियल गैस की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, जीरो होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, काइनेटिक। इसलिए हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी होगी कौन सी, उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हम जितनी भी मेजर करेंगे वो बेसिकली वो उस सब्सटेंस की क्या होगी, हीट होगी। दैट विल बी द हीट। ओके, नोट डाउन कर लें।